नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन पर बात करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप सभी जानते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी को सीटेट के थ्रू जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरीके से हम सभी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे और सीटेट में बात किया जाए बहुत बेहतरीन तरीके से हम सभी बाल विकास को कवर करने वाले दोस्त। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे और आज की क्लास जो होगी वह होगी आकलन एवं मूल्यांकन पर। क्या होता आकलन, क्या होता मूल्यांकन, इससे पहले हम समझेंगे सतत मूल्यांकन क्या है व्यापक मूल्यांकन, क्या है रचनात्मक मूल्यांकन, क्या है योगात्मक मूल्यांकन। उसके साथ साथ हम समझेंगे कुछ प्रश्नों के साथ जो आप सभी के पेपर में आए हुए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त, सभी बच्चे सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे हम सभी सतत और व्यापक में, देख पा रहे होंगे ये सभी सारी चीज़ें इस तरीके से हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें तो आप सभी एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, ध्यान देंगे एक एक चीज़ें हम सभी सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें आकलन व मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या है। जैसे सबसे पहले तो हम समझेंगे आकलन क्या है। आकलन की बात किया जाए तो लिखा है बालक की लगातार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो टीचिंग प्रोसेस हो रहा है बालक का, उसके दौरान इकट्ठा की गई जानकारी क्या कहलाती है, वह आकलन कहलाती है। आकलन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, आकलन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। साथ ही साथ बात करें आकलन बालक के अध्ययन को सुधारने या इम्प्रूव करने का एक क्या है, एक सरल तरीका है। सुधारने या इम्प्रूव करने की एक सरलतम प्रक्रिया है। आकलन के माध्यम से, असेसमेंट के माध्यम से जो अध्ययन है उसको सुधारा जाता है, लर्निंग को सुधारा जाता है। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ध्यान देते हुए चलेंगे, ऐसे आप सभी के अभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बालक के कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कंफ्यूजन बालक को है उसे क्या हो, सही तरीके से बालक को समझना, बालक को क्या करना, समझाना। इस तरीके से बात किया जाए तो बच्चे में जो भी कंफ्यूजन हो उसे हम समझा दें। आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे, आकलन 2 प्रकार का होता है, एक रचनात्मक आकलन, एक बात करें योगात्मक आकलन। क्या होता है रचनात्मक, क्या होता है फॉर्मेटिव, क्या होता है योगात्मक जिसे बोलते हैं समेटिव। तो ऐसे समझेंगे, आपके पेपर में पूछा गया है। दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन क्या, रचनात्मक आकलन क्या है जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। शिक्षक जब बालकों को ज्ञान प्राप्त करता, जब बालकों को ज्ञान प्राप्त कराता है तो करा कि उसी दौरान किया गया आकलन क्या कहलाता है, उसी दौरान जो किया गया आकलन होता है वह भैया क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। जब शिक्षक क्या कर रहा हो, बच्चे को ज्ञान दे रहा हो, जानकारी दे रहा हो, उसी के दौरान जो चीजें आकलन की जाती है वह भैया रचनात्मक आकलन कहलाती है, या बालकों के बारे में जानने का सबसे अच्छा आकलन या तरीका होता है। जैसे बात करें व्याख्या करना, तो कैसे करना, व्याख्या करना एक किसका पार्ट है, रचनात्मक आकलन का पार्ट है। योगात्मक आकलन की बात करें, समेटिव असेसमेंट की बात करेंगे, बालक का साल के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या कहलाएगा, वह योगात्मक आकलन कहलाता है। वर्ष में एक बार किया गया जो आकलन कहलाता है वह भैया क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे बात करें वार्षिक परीक्षा होता है, देखते होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, ये सभी क्या है, ये सभी योगात्मक आकलन है। और जब पर डे जो आकलन हो रहा है रचनात्मक आकलन में, जब शिक्षक पढ़ा रहा हो उसी दौरान जो सुधारने की प्रक्रिया की जाए उसे हम रचनात्मक आकलन की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्त, अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की बात करेंगे। किसी विषय वस्तु या व्यक्ति आदि के गुण दोष या विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना क्या कहलाता है, विवेचन करना, सही निर्णय करना वह मूल्यांकन कहलाता है। या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन की बात करेंगे, मूल्यांकन आप कहेंगे मात्रात्मक एवं गुणात्मक क्या होता है, दोनों होता है। ऐसा बात कर सकते हैं चाहे किसी विषय वस्तु या व्यक्ति आदि के गुण या दोष का विवेचन करके उसका संबंध में सही निर्णय
करना मूल्यांकन कहलाता है। करा या अधिगमकर्ता, ये अधिगमकर्ता को हम क्या बोलते हैं? लर्नर बोलते हैं। क्या? लर्नर बोल सकते हैं। अधिगमकर्ता लर्नर को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजता है। मूल्यांकन इस बात पर भी ध्यान देता है, मूल्यांकन इस बात पर भी ध्यान देता है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है। मूल्यांकन या भी किस ध्यान देता है? किस पर ध्यान देता है? कि जो अधिगम करता है, वह अधिगम करता जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, वह कैसे सीख रहा है और क्या सीख रहा है, इस पर भी जोर दिया जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं पर बात करेंगे। मूल्यांकन की विशेषताओं में वैधता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब क्या होता है? जैसे बात करें, मूल्यांकन में वैधता का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। मतलब जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसी चीज का क्या करे? परीक्षण करे, वैधता कहलाता है। और जिसे बोलते हैं वैलिडिटी, जी जिसे बोलते हैं वैलिडिटी बोलते हैं। और उसी के लिए बात वास्तव में उसी बात देख कर आने, वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे, टेस्ट करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। आगे बात करें विश्वसनीयता क्या है। बात करें विश्वसनीयता की, बात करें मूल्यांकन में विश्वसनीयता का भी क्या है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। जैसे ध्यान देंगे, करा किसी भी परिस्थिति में एक ही टेस्ट, एक ही रिजल्ट दे, चाहे वह कोई भी परीक्षण हो। विश्वसनीयता का मतलब है जब भी उसको टेस्ट किया जाए एक ही रिजल्ट दे, उसे हम क्या बोलेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। एक ही प्रकार का क्या हो? वही करा उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो हम क्या कहेंगे? विश्वसनीयता। चाहे वह कितनी बार वह टेस्ट किया जाए। दोस्त व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारिकता की बात करें, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक और व्यवहारिक तथा कुशल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए? मूल्यांकन में व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। और व्यवहारिकता का मतलब है मूल्यांकन की प्रक्रिया बात करें, लागत या समय या प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। व्यापकता क्या है? व्यापकता की बात करेंगे, करा कि इसमें बालक के सारे गुणों का क्या होता है? मापन होता है। ऐसे व्यापकता के अंतर्गत ये सारी क्या है? मूल्यांकन के जो प्रकार हैं, मतलब मूल्यांकन अच्छे मूल्यांकन के कैटेगरी में रखे जाते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता की बात करें, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का भी क्या है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस मूल्यांकन में की गई उत्तर एक हो, मतलब मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, क्या हो? एक ही उत्तर हो, उसे हम कहेंगे उत्तर हो और परीक्षण का प्रभाव ना पड़ता हो। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जैसे आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ना, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ एक ही उत्तर प्राप्त होगा, ऐसा अगर सही तो सही, गलत तो गलत। उसी प्रकार का मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, मतलब चाहे आप टिक करेंगे तो भी वही टिक करेंगे, हम करेंगे राइट होगा तो ही वही टिक करेंगे, सिर्फ एक ही उत्तर दे, अलग अलग उत्तर ना दे, उसे हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। यही करा परीक्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्त अब हम बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देंगे, ऐसा अब समझने वाले हैं, ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहे, जो क्या रहे? निरंतर चलता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक, जैसे खेलकूद, शैक्षिक में पढ़ाई लिखाई हो गया, गैर शैक्षिक खेलकूद हो गया, निबंध हो गया या क्विज प्रतियोगिता, दोनों पहलू शामिल हो। जैसे सतत में क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन में जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों भी शामिल होता है 1986 के अनुसार राष्ट्रीय। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह होता है कि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल
पर होने वाली गलतियों को सुधारना होता है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है, सतत मूल्यांकन में जो आपसे गलतियां हो रही उसे हम क्या करते हैं, लगातार सुधारते चले, जहां भी आप गलती कर रहे हैं, जहां भी आप फंस रहे हैं। सतत मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है। स्कूल, जैसे स्कूल बात करें करा कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं विद्यालय आधारित आकलन, क्या बोलते हैं, इसे हम कह सकते हैं विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन की बात करेंगे, विद्यालय आधारित आकलन की बात करेंगे। और विद्यालय आधारित आकलन कहता है कि हर बच्चों का विद्यालय आधारित आकलन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बात करें जब विद्यालय आधारित आकलन होता है तो बच्चा भय नहीं होता, बच्चे में डर नहीं होता, क्योंकि उसी के शिक्षक उसी का आकलन कर रहे होते हैं। तो उसे लगता है कि क्योंकि शिक्षक पूरे वर्ष उसे पढ़ाए हुए हैं तो उसके बातों को सही तरीके से जानते हैं। अगर वहीं दूसरा कोई व्यक्ति आकर बच्चे का टेस्ट लेगा तो बच्चा मान लीजिए नहीं सही तरीके से उत्तर दे पाया, किसी कारणवश वह मानसिक स्थिति सही नहीं है या कोई टेंशन में बच्चा है, तो उस समय उसी के हिसाब से वो रिजल्ट दे देगा और बच्चे का नंबर कम हो जाएगा। इसलिए कहता है जो आपका ये बात किया जाए एनईपी की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई या फिर एनसीएफ है, ये सभी कहती है भैया जो होना चाहिए आकलन वह विद्यालय आधारित आकलन होनी चाहिए बच्चों का। इसमें अध्यापक बाहरी पेपरों की जगह खुद ही बालकों की क्षमताओं को बेहतर मानता है। तो समझ पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वह जो शिक्षक होगा उसी विद्यालय का वह बच्चे के बारे में सही तरीके से जानता होगा। एक इन्फॉर्मेशन है वह आरओ की कंप्लीट बैच से संबंधित है। आप सभी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी के सामने 2 नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्त बात करेंगे कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर, मतलब सतत जो आकलन और मूल्यांकन पर आधारित है, असेसमेंट और इवेल्युएशन पर आधारित है चैप्टर है। अब हम समझेंगे तो चैप्टर को कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो आप जानते हैं रचनात्मक मूल्यांकन में पेपर पढ़ाते दौरान, सिखाते दौरान जब आकलन करते चले, सिखाते चले, समझाते चले, जब बच्चे जहां फंस रहा उसे हम बोलेंगे, आप जानते हैं रचनात्मक आकलन की बात करेंगे। और योगात्मक आकलन की बात करें जब वर्ष में या छमाही में एक बार बच्चे का टेस्ट हो। तो इस तरीके से हम बात को समझ गए, क्या कहने का प्रयास किया गया आकलन और मूल्यांकन में। अब कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके सीटेट के पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं। अब आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं इसे समझना है और कॉन्सेप्ट को सीखना है दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, या छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना। आप बताएंगे फर्स्ट नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, आप सभी कमेंट करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। जी बताएं आप सभी इसमें से क्या राइट आंसर कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न, हर क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और बताते चलेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बताएं इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं प्रदर्शन किसी बच्चे से तुलना करना अपने आप में क्या है, गलत है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब अगर छात्रों की समझ को क्या करना है, हमें आंकना है और उसी हिसाब से जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो पेडागॉजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, उसी को हम क्या करना है, रूपांतरित करना है। राइट ऑप्शन होगा बी। और इसमें कह रहा है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण अगर होगा तो समावेशी शिक्षा का क्या होगा, हनन होगा। समावेशी शिक्षा को बनाए रखना है। डी में कह रहा है कि भैया सफल और विफल तो वैसे भी नहीं, यह अपने आप में निगेटिव है, सफल विफल की बात ही नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण की बात कर रहा है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। करा भैया ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी बताएंगे दोस्त इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। दोस्त आप जानते हैं जो सिलेबस, जो शिक्षकों को जो बच्चे हैं उनके जो पाठ्यक्रम होने चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो
तो जो कुछ भी है, पाठ्यक्रम भी लचीलापन, शिक्षा शास्त्र भी और मूल्यांकन भी लचीलापन का तरीकों का पालन करनी चाहिए। किसको? शिक्षकों को। तो दोस्त या तो आपका लचीलापन होता तो सही होता, लेकिन यह सेंटेंस गलत है, कथन क्या है? गलत है। अब कारण कह रहा है कि जो बच्चों के बीच जो मतभेद हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको हम खारिज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वह कोई मतलब नहीं रखता। तो आप जानते हैं व्यक्ति भिन्नता बहुत मतलब रखती है, क्योंकि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है। तो दोस्त ना कारण सही है ना आपका कथन सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर थर्ड नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट होगा। क्लास सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या सिफारिश शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्व आकलन को, सहकर्मी मूल्यांकन को, गुणात्मक प्रतिक्रिया को, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना पर। कर भैया थर्ड या फोर्थ सही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या सेकंड थर्ड फोर्थ है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है? ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। सीखने के बजाय सीखने के लिए आकलन, मतलब सीखने के बजाय कब होता है? सीखने के बजाय की बात करें, सीखने के आकलन, मतलब सीखने के आकलन बाद में होगा, और बात करें सीखने के लिए आकलन तो या पूर्व में हो जाता है। सीखने के लिए आकलन कब होता है? पूर्व में होता है, पहले होता है। पहले आपको आकलन कर ली जाती है कि आपको क्या सिखाना है, आपके पास क्या नॉलेज है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें से क्या राइट होगा, इस पर जोर देना चाहिए। कह रहा स्व मूल्यांकन पर किस देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा। सहकर्मी मूल्यांकन पर भी जोर देना चाहिए, और बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी ये बताते चलें, आप सभी इसमें से क्या करेक्ट कर रहे हैं, आप सभी बताएंगे। आप सभी कमेंट करेंगे कि किसको शामिल करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रश्न है, ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त आप यह भी जानते हैं गुणात्मक प्रतिक्रिया पर भी जोर देना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर छात्रों के बीच तुलना, तो तुलना अपने आप में क्या है? गलत है। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर करा कि फोर्थ नंबर के लिए क्वेश्चन है। करा कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। करा कारण की बात कर रहा है, एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं सिद्धांत की जा सकता है। करा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। फोर्थ नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम बात सही है। कई तरीकों को अपनाना चाहिए बच्चों के, किसके लिए? मूल्यांकन के लिए। और कारण की बात कर रहा है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को, जो पास है और फेल की जो सफलता और असफलता है, केवल पेपर पेंसिल का सहारा नहीं लेना चाहिए। सिर्फ पेपर पेंसिल या परीक्षा लेकर के उसे सही पूर्ण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कई तरीके से टेस्ट ले, इंटरव्यू ले, कई प्रक्रियाओं से गुजरे, जिससे बच्चा समझ पाए आप सही तरीके से बच्चा किस प्रकार का है। क्या वह रट्टे रटाए वाला चीजें हैं, क्योंकि रट्टा मार के वो लिख सकता है, इसलिए कह रहा है पेपर पेंसिल के बजाय कई तरीके हैं। तो दोस्त इसके लिए आपका कारण भी सही है और कथन भी सही है। कारण क्या है? कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है, और राइट ऑप्शन होगा आपका इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। करा गत्यात्मक मूल्यांकन का क्या समझने में मदद करता है? बच्चे के बौद्धिक स्तर को समकक्षों की तुलना में छात्रों को संबंधित पद या बच्चों कोई विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं कि बच्चा समान नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक या नहीं है। दोस्त बताएंगे फिफ्थ नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्त गत्यात्मक मूल्यांकन वो समझने के लिए मदद करता है, बच्चे के बौद्धिक स्तर के लिए नहीं। करा कि समकक्षों तुलना करना अपने आप में गलत है, इसके लिए नहीं करता। बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने के लिए जो गत्यात्मक क्या होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, इससे मदद ली जाती है बच्चों के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को। नेक्स्ट प्रश्न पर करा परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करने चाहिए। करा विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। करा केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। करा दंड देना चाहिए। करा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। अब बताएंगे 6 नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है जी, इसमें से बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है।
दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा। तब विशिष्ट विद्यालयों में भेज देना चाहिए कम अंक पाने वालों को, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समावेशी का क्या होगा, हनन हो जाएगा। कम अंक पाया, क्या हुआ, बेकार बच्चा है, उससे अलग किसी विद्यालय में भेजोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। केवल व्यवसायिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए बस। अब उसका कम अंक आ गया तो व्यवसायिक शिक्षा के लिए केवल, तो नहीं, दंड देना चाहिए, दंड तो ऐसे भी नहीं देना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्या करनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए कि बच्चा क्या दिक्कत है, क्यों फेल हो गए, कैसा हम आपको पढ़ाया जाए, तो कुछ ना कुछ बताएगा, जब कुछ बताएगा उसी हिसाब से क्या हम करेंगे बच्चों को में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करक कथन की बात कर रहा है। कर शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क दे रहा है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए आर दोनों गलत हैं। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी कमेंट कर सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन और विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम बात सही है। कथन करे एकदम, जो बच्चों का आकलन या मूल्यांकन हो तो कई तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, या पूरी तरीके से बात राइट है। अब तर्क करा, कोई भी ऐसा मूल्यांकन नहीं बनाया गया है जो पूरी तरीके से बच्चे का सटीक क्या कर दे, प्रगति और विकास के क्षेत्र में पूरी तरीके से सही जानकारी दे दे, सक्षम कोई नहीं है। मतलब कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगा उस मूल्यांकन में। तो करें कि भैया तर्क जो है एकदम क्या है, कथन को सही कर रहा है, जो रीजन है वह कथन को बात करे एकदम संतुष्ट कर रहा है, और राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन पूरे तरीके से राइट होगा। समझते चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 8 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को सही नहीं दर्शाती। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वह कैसे पहुंचे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देनी चाहिए। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, इसमें आपसे दोस्त कर रहा है नहीं की बात कर रहा है। कौन सा आकलन सही नहीं बात कर रहा है, इसमें से आकलन को सही नहीं दर्शाती है सीखने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से 3 पॉजिटिव होंगे, एक आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो जानते हैं छात्रों के सक्रिय रूप से सोचते हैं, तो सभी बच्चे सक्रिय रूप से सोचते हैं। वे कहाँ और कैसे हैं या कैसे पहुंचे, ये बात तो सही है पूरी तरीके से। शिक्षक सीखने को सुधारित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं, यह भी पूरी तरीके से सेंटेंस सही है। लेकिन प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच लगातार तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, और यही सेंटेंस गलत है, तो गलत ही राइट होगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछ रहा था, गलत ही क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी इज द राइट ऑप्शन। डी में कह रहा है एकदम बात सही है, जो आकलन हो वह सहकर्मी हो, वह स्वमूल्यांकन कई तरीके से किया जा सकता है, कई तरीके हैं मूल्यांकन के। तो आगे बात करें 9 नंबर के लिए, ध्यान देंगे। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन पूरी तरीके से राइट नहीं है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा विभिन्न तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। कौन इसमें से सेंटेंस सही नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त आप जानते हैं, तो इसमें से आपको ढूंढना है। तो मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए और विविध तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एकदम बात सही है, सेंटेंस तो ए राइट है। अब हम बात करें मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए, नहीं। जो शिक्षण अधिगम के क्या है, उसका एक क्या है, अभिन्न अंग है, क्या है, या अभिन्न अंग होता है।
क्या एक मूल्यांकन चाहे हो चाहे आकलन हो, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें, शिक्षा अधिगम जो प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसी का क्या है, एक भाग है। इसीलिए दोस्त यही सेंटेंस गलत था और गलत ही सेंटेंस राइट होगा। सी में कह रहा है एकदम बात सही, गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए मूल्यांकन के लिए, और साथ ही साथ बात डी में कह रहा है सही बात है, तीनों पक्षों की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे 10 नंबर के लिए, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के आकलन, सीखने के आकलन सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करे, या प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। तो दोस्त इसमें से बताएंगे जो सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा प्रश्न है, ये बताने की कोशिश करें क्या इसमें से राइट होगा। तो अध्ययन सीखने के आकलन कब होता है, या बाद में किया जाता है, बाद में सिखा लिया जाता है तो बाद में किया जाता है, या सीखने के पूर्व, मतलब जब सब सिखाया नहीं गया होता है उसके पहले आकलन किया जाता है। तो करा कि शिक्षार्थियों के केवल संज्ञान क्षमताओं पर, भैया सिर्फ संज्ञानता कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम आकलित नहीं करेंगे, सभी पक्ष, चाहे वह इमोशनल पक्ष हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों का आकलन होगा, सिर्फ संज्ञानात्मक नहीं। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए, एकदम बात सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। सी में कहा सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण को करें, भैया गलत है, क्या है, यह गलत है, राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा, क्योंकि डी में क्या करा है, तुलना पर जोर देना चाहिए, तुलना तो अपने आप में गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, इंफॉर्मेशन है, अपनी हिंदी की आरो बुक जो प्री और मेंस दोनों के लिए आप सभी बुक खरीद सकते हैं अपनी हिंदी की, और साथ ही साथ बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए बात करें, वह समान अध्ययन की पुस्तक प्री मेंस दोनों के लिए आप सभी के सामने बहुत बेहतरीन पुस्तक है, मैंने इस पुस्तक को देखा है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन होने चाहिए, कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे क्या ऑप्शन एकदम राइट होगा। 11 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा, जो बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसे होने चाहिए। तो आप जानते हैं को सिर्फ परीक्षाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं, गलत होगा। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाना। आकलन तो होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, जो क्लासरूम है, उसके लिए तो होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है, और मैंने आपको बताया है बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन क्या है, वह मूल्यांकन सीखने की जो प्रक्रिया है उसी का एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अधिगमकर्ताओं में सफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए तरीके खोजना। अच्छा प्रश्न है, आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अधिगम की देखिए जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वह असफलताओं के लिए डर पैदा करने के लिए नहीं होता है। तो दोस्त यह गलत होगा कि अब भैया फेल हो जाओगे मत पढ़ो, मूल्यांकन होगा दिक्कत हो जाएगी, तो डरवाओगे नहीं। अगर आप बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करेंगे, बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा तो आप उसको बेइज्जत करेंगे क्लास में, तो बच्चा वो ऐसे भाग जाएगा। तो आप भगाने के लिए नहीं गए हैं, पढ़ाने के लिए गए हैं, तो आपका बी ऑप्शन तो होगा नहीं। सी में अगर आप प्रदर्शन का एक दूसरे से तुलना करेंगे, कहेंगे भैया मोहन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से इसको लाए, तुम क्यों नहीं लाए राजन, तो इस तरीके से आप बोलोगे, नहीं, तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि बात करा जो सीखने की प्रक्रिया है उसके लिए मदद करने के लिए तरीके खोजना है, किसका, मूल्यांकन का उद्देश्य। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर के लिए करा बच्चों का मूल्यांकन है, बच्चों का के मूल्यांकन है, करा केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों का मूल्यांकन का सबूत
प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें अनुसार नामांकित करना चाहिए। कर निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। कर गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के वह कौशल जिसकी उसमें क्षमता है। अच्छा प्रश्न है और इसमें से बताएं, देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कर केवल जैसे लगा तो केवल अपने आप में नेगेटिव है, केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत हूं सभी बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, सभी का करेंगे। का उद्देश्य बच्चों को तुलना करके, तो तुलना अपने आप में गलत है, निगेटिव शब्द है, तो तुलना जैसे आए तो अपने आप में गलत होगा। कारण नामांकित करना चाहिए, नामांकित करना भी नहीं है बच्चों को, क्योंकि नामांकित करेंगे तो बच्चे में क्या होगा, हतोत्साहित होंगे, बच्चे ईर्ष्या स्वभाव के होंगे, जलसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। कर केवल पेपर पेंसिल द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए मूल्यांकन, पेपर पेंसिल के अलावा नहीं और कई विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कर केवल इसमें करा पेपर पेंसिल तो ना होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, राइट ऑप्शन होगा डी। क्या होना चाहिए मूल्यांकन, वह गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद हैं, इन सभी के लिए क्षमता इसके लिए होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कक्षा में की गई अंतःक्रिया द्वारा, परियोजना द्वारा, पोर्टफोलियो द्वारा, आत्म आकलन द्वारा। कहेंगे सेकंड करा कि सेकंड थर्ड, करा सेकंड थर्ड फोर्थ, करा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें से बताएंगे 14 नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। दोस्त इसमें से बताएं क्या राइट होगा। करा कि सीखने के आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कक्षाओं के अंतःक्रिया में यह भी योगदान देना चाहिए, परियोजना प्रोजेक्ट को भी करना चाहिए, पोर्टफोलियो को भी सहारा लेनी चाहिए और कर आत्म आकलन का भी, या इसे हम बोलते हैं आत्म आकलन को स्व आकलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्व आकलन का भी क्या होना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सभी पॉइंट राइट हैं, तो सभी राइट हैं, तो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ रहे होंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर 15 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। का मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे ऐसा पूछ रहा, कौन सा गलत है। करा सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है, या सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। कल मूल्यांकन की प्रक्रिया गति होनी चाहिए। कल मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपसे 15 नंबर क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कौन सा इसमें से गलत होगा, मगर मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होना चाहिए, सही है। पहले भी होना चाहिए, साथ ही साथ होना चाहिए और दौरान भी होना चाहिए। तो सीखने का आकलन भी होना चाहिए, सीखने के लिए आकलन होना चाहिए और सीखने के रूप में आकलन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो राइट है। करा सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन कहता है कि जब बच्चे को हम सिखाएं तो जहां बच्चा गलतियां करा उसको हम सुधारते चले, इसका भी सहारा लेना चाहिए। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया वह गतिक होनी चाहिए, यह भी सही है, लेकिन मानकीकृत उपकरणों का उपयोग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए दोस्त जो गलत है वही सेंटेंस हमारा राइट होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न पर 16 नंबर के लिए आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, प्रत्यार्पण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के लिए, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। तो अब कह रहा है कि किसके लिए सिफारिश करती है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आकलन के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सिफारिश करती है वह कहती है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे क्या करने, उच्च क्रम के कौशल के परीक्षण के लिए करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा ए। प्रत्यार्पण अपने आप में गलत है, रट्टा मारना गलत हो जाएगा। योगात्मक नहीं, यहाँ पर रचनात्मक होता तो बात बनती, इसलिए सी भी नहीं होगा। परीक्षा के लिए सीखना नहीं भैया, उसको आपके कॉन्सेप्ट को समझा दें, परीक्षा अपने आप पास कर जाएंगे। परीक्षा के लिए सिर्फ सिखाना नहीं है। राइट ऑप्शन होगा 16 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 17 नंबर के लिए मूल्यांकन का केंद्र
क्या होना चाहिए, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, ऐसा प्रश्न आपके सामने है। तो अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना चाहिए। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना चाहिए। कर मानव वर्ग के बच्चों को लेबलिंग करना चाहिए। या कर अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना चाहिए। कर मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, आप बताएंगे मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं मूल्यांकन का केंद्र यह होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है भैया, इसका आप करेंगे क्या, अधिगमकर्ता क्या कर सकता है इसका मूल्यांकन करेंगे, क्या नहीं कर सकता इसका नहीं। आप में क्या गुण है उसका मूल्यांकन करेंगे, क्या आप में गुण नहीं उसका मूल्यांकन करेंगे। भैया जो आपके पास है उसका मूल्यांकन करेंगे, तो यह ऑप्शन तो गलत होगा। करा क्या नहीं है उसका मूल्यांकन करेंगे, गलत। करा कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ तुलना, तुलना अपने आप में गलत। नेक्स्ट, मानव वर्ग के बच्चों को लेबलिंग करना, गलत हो जाएगा। कर अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, और इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। जो अधिगमकर्ता, जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसका केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर करा आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं, आप भी टीचर, हम भी टीचर, सब जानते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, बात बनती है। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो कैसा होगा, मतलब जब आप आकलन कर रहे हो तो कैसा आकलन को प्रेफरेंस देंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। जी बताएंगे, आप जब आप आकलन करेंगे तो किस पर आप फोकस करेंगे, तो बताएंगे जब आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपको विद्यार्थियों को आकलन करना है, तो किसका आप सहारा लेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्या सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान हो, तो एक समान होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं, समान भी बैठा है, उसी में विशिष्ट बैठा है, तो एक तरीके से विद्यार्थियों का समान तरीके से टेस्ट नहीं हो सकता, गलत होगा। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ सिर्फ करेंगे तो उसमें कैसा बच्चा, रचनात्मक बच्चा या आपका किस प्रकार सृजनात्मक बालक है, कौन सा किस प्रकार का बालक है, तो आपको स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाएगा, गलत होगा। बच्चे के सीखने के तरीके के संबंधित ना हो, भैया तरीके से संबंधित होगा तो आप अच्छा तरीके से वह टेस्ट देगा। कि सब संबंधित हो ही ना, उसे दूर दूर कोई मतलब ही ना हो, तो फिर क्या रह जाएगी, बात गलत हो जाएगा। आकलन के अलग तरीकों पर आधारित हो, राइट ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर के लिए समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना, केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना, या विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, सभी विद्यार्थियों के लिए मानवीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। 19 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है जी, आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी में करा कि किस बात पर हम ध्यान देंगे, समग्र मूल्यांकन आप जब कर रहे हो, समग्र मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं, तो करा प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर, करा सही उत्तर के आधार पर आप आकलन कर लेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, गलत हो जाएगा। करा कि केवल बच्चों को दी गई त्रुटियों पर विचार करना चाहिए, जो त्रुटि की है उस पर विचार करेंगे, अच्छा जो किया है उस पर विचार नहीं करेंगे, सब पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर क्या करना चाहिए, वह विचार करना चाहिए। जो बच्चा कोई भी उत्पाद दिया है, जो भी सीखा है, चाहे गलत सीखा हो चाहे सही सीखा है, उस पर सब पर विचार करना चाहिए, राइट ऑप्शन होगा सी। कई सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, स्टैंडर्ड टेस्ट का इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। यस, आपका डी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कौन से विधि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। करा कि अध्यापिका द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, या कर स्व आकलन या समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय कर विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो कौन सी विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप बताएंगे कौन सी विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं अध्यापिका द्वारा मननशील जो जर्नल का इस्तेमाल तो करना चाहिए, पॉजिटिव है। स्व आकलन और समकक्षी मूल्यांकन तो होना चाहिए। मूल्यांकन यह कहता है कि जो स्व आकलन भी होना चाहिए और समकक्षी मूल्यांकन पर भी जोर देना चाहिए। केवल मानक निर्देशित करा कि
मूल्यांकन पर आश्रय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और यही सेंटेंस क्या राइट है, और इसीलिए क्योंकि गलत है तो राइट होगा, क्योंकि हमसे क्या करा नहीं पूछ रहा है, करा पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहिए, तो करा पोर्टफोलियो को तैयार नहीं, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहिए, एकदम तैयार करना चाहिए। क्योंकि दोस्त आपसे गलत पूछ रहा था, तो गलत आपका क्या राइट ऑप्शन है सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप सभी के सामने ये 20 क्वेश्चन थे, और सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हमने देखा, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में देखा कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए। यह मूल्यांकन आकलन की बात मैंने की और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की दोस्त। बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे और बेहतर करने की कोशिश हमेशा से करते रहे दोस्त। और आप जानते हैं सीटेट का जो फॉर्म आ चुका, आप अच्छे से तैयारी करें, आपको पूरी बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सभी पढ़ते रहें। जैसा भी सेशन लगा हो आप जरूर एक बार आप अपने राय जरूर देंगे। अगली क्लास मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।